नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अब हालात थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए, कुछ उलझे हुए, और अगर फिलिस्तीन और इजराइल का जल्दी से कोई रास्ता नहीं निकला तो ये दुनिया नए सिरे से हथियारों के इस्तेमाल की तरफ बढ़ रही है। युद्ध हो सकता है और उसमें कौन लोग शामिल हो सकते हैं इसका अंदाज़ा लगना शुरू हो गया है। और जो हालात हैं, इस वक्त जिस पॉइंट पे मामला है, उसमें आगे बढ़ना इजराइल के लिए भी सावधानी भरा काम होगा, और इजराइल बढ़े ना ये भी मुमकिन नहीं लगता है। तो पूरा किस तरह से मामला उलझा हुआ है, कितने कॉम्प्लिकेशंस हैं, इस पे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो नक्शा बदलने की बात कर रहा है इजराइल, वो ऐसा भी बदल सकता है कि हो सकता है उस पर इजराइल ही ना रहे। चीज़ें बहुत उलझी हुई हैं। मैं अभी एक सिरे से हम समझेंगे कि वहाँ के हालात कैसे हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। करीब 2000 से थोड़ा कम फिलिस्तीनी मार दिए गए हैं, गाज़ा में रहने वाले, गाज़ा पट्टी में रहने वाले, और करीब 11 लाख लोगों को कहा गया है कि गाज़ा पट्टी आपने कई नक्शे में देखे होंगे, और इस चैनल पे भी, बाकी जगह पे भी, एक लंबा सा ऐसा एक पट्टे जैसा है। उस पट्टे का जो ऊपर का इलाका है वो उत्तरी गाज़ा पट्टी है, और लोगों को कहा कि आप इस इलाके को खाली करके चले जाइए, करीब 11 लाख लोगों को। और इजराइल ने 24 घंटे का समय दिया। ये इलाका टारगेट पे इसलिए है क्योंकि इसी इलाके से ज़्यादातर मिसाइल छोड़ी गई थी। जिन जगहों पर ज़्यादा अटैक किए हैं हमास ने, वो इलाके उत्तरी गाज़ा पट्टी से ऊपर के इलाके हैं, यानी गाज़ा पट्टी से उत्तर के इलाके। तो ज़्यादातर वहाँ पे हमले हुए। अब हालत यह है कि इजराइल ने गाज़ा पट्टी की तरफ कूच करना शुरू कर दिया है। उसके पास में करीब 1 लाख से ज़्यादा रेगुलर सैनिक हैं। इसके अलावा 3 लाख उन्होंने, जो भाड़े के सैनिक होते हैं, रिजर्विस्ट जिनको कहते हैं, उनको बुलाया हुआ है, और वो पूरी तरह से इसको घेरने की कोशिश कर रहा है। अब ये मामला जो आगे बढ़ रहा है, इस मामले को बढ़ने से पहले हम पहले इजराइल की दशा को समझ लेते हैं। इजराइल पे ताज़ा हमला हुआ है और सिविलियंस को मारा गया है, और जाहिर बात है ये एक ऐसी स्थिति है जिसको इजराइल बर्दाश्त नहीं कर सकता, पहली चीज़। और दूसरा इसलिए बर्दाश्त नहीं कर सकता कि नेतन्याहू की राजनीतिक स्थिति क्या है आपको पता है। वहाँ लाखों लोग रोज सड़क पर उतरते थे और नेतन्याहू का इस्तीफा मांगते थे। और अब ये जो हालात हैं, इनके बाद तो नेतन्याहू और इशारे पे आ गए। जो लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं ना कि देखा इजराइल के लोग उसके साथ खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। नेतन्याहू बहुत बुरी हालत में चल रहे हैं पॉलिटिकली। अब अगर नेतन्याहू कुछ नहीं करते हैं तो 2 चीजें होंगी। एक तो उनकी कुर्सी तो जाना ही जाना है, दूसरा ये है कि जब कभी यहूदियों का इतिहास लिखा जाएगा, देखिए इतिहास कितना अहम होता है। आज एक एक आदमी, एक एक कैरेक्टर उस पूरे इलाके का आपके सामने आ गया है। इतिहास हमको बता रहा है कि कौन आदमी खराब था, कौन अच्छा था, किस राजा ने जुल्म किए, किसने नहीं किए, कौन अपराधी था। तो अगर यहूदियों का इतिहास लिखा जाएगा तो अब तक का सबसे बड़ा हमला इजराइल पर जो हुआ है, वो ये हमला हमास वाला उसमें शामिल हो जाएगा। तो नेतन्याहू के जीवन में, जो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं, एक कलंक लग गया है। अब अगर वो ये युद्ध जीतते हैं तो भी, और नहीं जीतते तो भी, उनकी बहुत तगड़ी वाली घेराबंदी उनके क्षेत्र में होने वाली है। यानी युद्ध उनके लिए अपरिहार्य हो गया है, और ख़ास तौर पर इसलिए भी क्योंकि अब उनकी कौम में गुस्सा है, और जब गुस्सा होता है तो उसको, राजा को उस गुस्से के हिसाब से चलना पड़ता है, शासक को, जो भी हो। तो इसलिए नेतन्याहू के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वो गाज़ा के अंदर अपनी सेनाओं को घुसाए।
अब यहां से सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल शुरू होता है। गाजा के अंदर अगर इजराइल की सेनाएं घुसती हैं तो क्या होगा? गाजा के अंदर 500 किलोमीटर लंबी टनल हैं जिनको कहा जाता है, पूरा एक टनल का नेटवर्क है। 100 किलोमीटर के करीब 2021 में उन्होंने ऑपरेशन करके नष्ट किया था, लेकिन तब से लगातार ये टनल बनाई जा रही है, पहली चीज। दूसरा, हमास ने जब हमले किए और मिसाइल चलाई और लोगों की जान ली, तो हमास ने सिर्फ जीवन का एक ही मकसद तो नहीं रहा होगा कि हमला कर दूं उसके बाद बैठ जाऊं। उनको पता होगा कि इस पे इजराइल कैसे रिएक्ट कर सकता है, इजराइल की प्रतिक्रिया कैसे आएगी, और उसमें भी उन्होंने 3-4 चरण सोच रखे होंगे। अगर वो ऐसे करते हैं तो क्या करेंगे, वैसे करते हैं तो क्या करेंगे, ये सारी चीजें। तो उनके इस प्लान में एक तो हवाई हमले जाहिर तौर पर शामिल होंगे, उसके लिए उनके पास बंकर है। मर तो आम लोग रहे ना, हमास थोड़ी मर रहा है। तो इजराइल को भी समझना चाहिए कि आप जो कुछ भी कत्लेआम वहां मचा रहे हो, वो लोग तो अपने बंकरों में छिपे हुए बैठे हुए हैं। और ये जो 11 लाख लोगों को आप कह रहे हो कि आप वहां से चले जाइए, 1.1 मिलियन, तो वो लोग जो है वो आम लोग परेशान होंगे। WHO ने कहा है कि ये तो फांसी देने जैसा है बीमारों के लिए। संयुक्त राष्ट्र ने बहुत तगड़ी नाराजगी इस पे जाहिर की है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र वहां पे लगातार मानवीय सहायता पहुंचा रहा है और उस इलाके से संयुक्त राष्ट्र थोड़ा परिचित है अपने ऑपरेशन चलाने के कारण, इसलिए भी उसको ये अत्याचार लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप वहां पे अब कोई भी हमला करते हैं तो उसके निशाने पे कौन, हवाई हमला करते हैं तो सिविलियंस आएंगे। अब ये अलग बात है कि भाई यहूदियों को अगर इसमें ये आनंद मिलता है तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको आनंद इसमें मिलना चाहिए। हालांकि जो सत्ता का युद्ध होता है उसमें आदमी के प्राण सबसे छोटे होते हैं। ये एक ऐसे आदमी का बयान है, मैं यहाँ लगा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट के इश्यूज हैं, जिसने पूरी दुनिया की हकीकत देखी है, मीडिया की हकीकत देखी है, प्रोपेगेंडा वॉर देखा है, क्योंकि वो सब के केंद्र में बैठा हुआ था, ट्विटर का मालिक था, ट्विटर को बढ़ते देखा है। उसका कहना यह है कि जितना बड़ा विलेन का रोल मीडिया प्ले करता उतना कोई नहीं करता, और मीडिया लोगों के बीच में आग लगाने का काम करता है। और कोई भी युद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर व्यक्ति बहुत मानवीय होता है, जब तक कि कोई प्रोपेगेंडा वॉर ना हो। पहले प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, लोगों के दिमाग में गुस्सा और नफरत भरी जाती है, फिर गुस्से और नफरत को इस स्तर तक ले जाया जाता है कि युद्ध करने वाला जो शासक है वो जब युद्ध करे तो जनता उसके साथ खड़ी हो जाए। यानी वो अपनी सीमा के विस्तार का जो नाटक कर रहा होता है, जो सपना पूरा कर रहा होता है, उस सपने को पूरा करने के लिए जनता की भावनाओं से खेलता है। जैक डॉर्सी कह रहा है, वो ये भी कह रहा है कि सबसे बुरा रोल अगर किसी का होता है तो मीडिया का होता है। और अभी तक जितने युद्ध हुए हैं उसमें मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब अगर इस संदर्भ में आप देखें तो पूरी दुनिया से मीडिया पे जो खबरें आ रही हैं, जो वीडियो आए हैं और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उनमें से किसी भी इन्फॉर्मेशन को आप भरोसा नहीं कर सकते। जैसे कि यूक्रेन रूस के बारे में युद्ध में आपने 50 उदाहरण देखिए, मैंने उसमें वीडियो भी बना दिया कि भैया कभी पुतिन को कैंसर हो गया, कभी पुतिन मर गया, उसका डुप्लीकेट बैठा हुआ है, कभी कुछ कभी कुछ, वो रोज ही। और बड़े बड़े दुनिया के बहुत प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान ये कर रहे थे, कभी CNN पे खबर आ रही है, कभी BBC पे आ रही है, कभी कहीं आ रही है। उसी तरह से इस मामले में भी हम तक जो सूचनाएं आ रही हैं वो सूचनाएं किसी खास योजना के तहत फैलाई जा रही हैं और पहुंचाई जा रही हैं। जाहिर बात है कि पूरा विश्व का जो सबसे बड़ा मीडिया है वो पश्चिम के हाथ में है। पश्चिम किसी खास लॉबी में है और गुट में है या उसकी तरफ है, और हम सब जानते हैं कि पश्चिम इस मामले में, अब देखिए ना, सेंसरशिप लगा दी, ये लगा दिया, वो लगा दिया। किसी भी सोशल मीडिया पे इन दोनों युद्धों में जो गाजा पट्टी की तरफ वाला हमास का पक्ष है उसको दिखाने वाले, उसका पक्ष लेने वाले, उसकी तरफ से बोलने वाले बयान अब सेंसर हो जाएंगे। ट्विटर ने वो सारे हैंडल वगैरह चीजें उड़ा दी हैं। तो अब जो है इस बीच में कई ऐसे विचार निकल कर रहे हैं, जैसे एक थॉट ये भी आया कि हमास, हम मानते हैं हमास ने बहुत अमानवीय काम किया,
और हम ये भी मानते हैं कि इसको माफ़ नहीं किया जा सकता। हम ये भी मानते हैं कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। लेकिन क्या वहाँ जो वेस्ट बैंक वाला इलाका है इजराइल का, वहाँ पे जो सरकार है, क्या वो खुद हमास के खिलाफ प्रचार तंत्र का हिस्सा नहीं बन रही है? क्या वो खुद अपने आप को, ये वही लोग हैं जिसके स्वतंत्र देश बनना चाहिए ऐसी भावना प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्त की है, और इनकी स्वतंत्र देश के तौर पे इनको मान्यता दिलाना और उनको पूरे अधिकार दिलाना, उनके पास कोई अधिकार नहीं है देश के तौर पे। वो समझ लीजिए कि फ़िलिस्तीन बहुत सारी बंदिशों के साथ इजराइल का ही एक उपनिवेश है जो आज फ़िलिस्तीन है। सच ये है। तो वो जो स्थिति है उसके अंदर ये जो प्रोपेगेंडा बार हो रहा है, हो सकता है कि इसमें हम, क्योंकि हमास का एक पहलू ये तो है ही कि वो चुनाव जीता है। अब चुनाव कैसे भी जीत जाते हैं लोग, ये दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी तो अब मसला जो हो रहा है कि ये जो प्रोपेगेंडा वाली सिचुएशन है, इस सिचुएशन के बीच में जो हमारे पास जानकारियां आ रही हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हो सकता है पहुंच रही हो सकता है ना पहुंच रही हों, और उस पूरे की चीज़ों के बीच में आप तक जानकारियां भी नहीं आ पा रही हैं। लेकिन जो जानकारियां हैं अभी, गाजा पट्टी के बेकसूर लोगों के पक्ष में एक बड़ा वातावरण बन रहा है। संयुक्त राष्ट्र का बयान मैंने अभी आपको बता दिया। ईरान ने कह दिया है कि अगर, वैसे तो ईरान माना जाता है कि वो फिलिस्तीन का ही साथ देगा, लेकिन अभी तक ईरान कुछ कर नहीं रहा था, क्योंकि अमेरिका ने अपना एक बेड़ा जिसके ऊपर फाइटर प्लेन है, ऐसा एक बड़ा सा युद्धक विमान जहाज खड़ा कर दिया उसके पास में, और वो चेतावनी है ईरान को कि आप कूदे तो ठीक नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद ईरान ने सख्त बयान दिया है। ईरान के सरकार की तरफ से वहां के मंत्री जाके हिजबुल्लाह से मिलते हैं। हिजबुल्लाह कौन है? हिजबुल्लाह, देखिए, गाजा के उत्तरी गाजा खाली कराने की बात की गई है। गाजा के उत्तर में आपने देखा कि इन्होंने हमले किए थे, और फिलिस्तीन के उत्तर में, यानी उसके भी ऊपर जाके, फिलिस्तीन क्या, इजराइल के ऊपर जाके, इजराइल ही है, इजराइल के ऊपर जाके लेबनान पड़ता है। हिजबुल्लाह लेबनान की सरकार है, और लेबनान का एक बड़ा हिस्सा तबाह कर चुका है पहले इजराइल। अब लेबनान एक बड़ी ताकत है। लेबनान के पास करीब 1 लाख से ज़्यादा गाइडेड मिसाइल्स हैं। गाइडेड मिसाइल वो होती है जिसको आपने एक बार छोड़ दिया, अपना रास्ता तय कर आके मौके पे जाके फटती है। 1 लाख से ज़्यादा। 10,000 मिसाइल अभी आपके सामने फोड़ी गए, 5,000 मिसाइल्स अभी इन्होंने हमास छोड़ी। अब मसला ये है कि इजराइल अगर हमास के अंदर घुसा, हमास मतलब गाजा पट्टी में घुसा, तो उसको ज़मीन से जाना पड़ेगा। ज़मीन से इसलिए जाना पड़ेगा कि उसको वो टनल का नेटवर्क अगर ख़त्म करना है तो ज़मीन से जाके होगा। अगर वो सचमुच गंभीरता से हमास वालों के खिलाफ एक्शन लेना चाहता है तो ज़मीन से ही जाना पड़ेगा। और हमास वाले जो हैं उनका ये रिकॉर्ड है कि वो सिविलियंस के बीच में घुसना, यहाँ से घुसना करके छुप लेते हैं। उनको ये शर्म नहीं आती कि हम अपने ही लोगों के जीवन दांव पे लगा रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि चूंकि हमास ने पहल की थी, जब आप कोई चीज़ पे पहल करते हैं तो जो पहल करता है उसके इंटेंशन उसको पता होते हैं। सामने वाला पहल कर रहा है तो अगर आप पहल करो तो आपको उसके इंटेंशन पता है। अगर मैं आपको कोई बात कह रहा हूं, मुझे पता है मैं किस नीयत से कह रहा हूं, लेकिन आपको नहीं पता है कि मैं किस इरादे से कह रहा हूं, तो आप धोखा खा सकते हैं। तो प्रपोजल जब सामने से आता है तो ज्यादा सोचना पड़ता है। मेरी तरफ से जाता है तो मुझे पता होता है कि मैं क्यों दे रहा हूं। तो ये जो हमले हुए, अचानक मिसाइल छोड़ी गई, लोगों को मारा गया, सिविलियंस को, ये हमास के जो हमले हैं, इन हमलों के पीछे उसकी नीयत क्या है ये अभी तक साफ नहीं है। हो सकता है कि ये उसने भड़काऊ कार्रवाई की हो और वो इस बात का इंतजार कर रहा हो कि गुस्से में इजराइल उसकी सीमा में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां और सब लेकर घुसे और वो अपना असली खेल शुरू करे।
कोई नहीं जानता कि वहां पे सीमा पर उसने क्या इंतजाम किए हुए हैं, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्या उसने बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं या उसके पास में कुछ और है, हम कोई नहीं जानता। और कौन जानता है? अगर जानता है तो हमास जानता है, क्योंकि इसका आगाज हमास ने किया है। अब समस्या समझिए, समस्या यह है कि दक्षिण पश्चिम समझ लीजिए इजराइल का, वहां पे है आपका गाजा पट्टी, उत्तर में बैठा हुआ हिजबुल्लाह। अब हिजबुल्लाह और ईरान दोनों सीधे सीधे वार्निंग दे चुके हैं, मतलब लेबनान, कि भाई साहब आप बेकसूरों के ऊपर अगर आपने हमले किए तो युद्ध की दिशा बदल सकती है, माहौल बदल सकता है। तो अब इजराइल कहां लड़ेगा? नीचे वाले फ्रंट पे लड़ेगा या ऊपर वाले फ्रंट पे लड़ेगा? और इस बीच में जाहिर बात है कि वो सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन करेगा, इनका ध्यान बटाएगा, इनका फोकस बटाएगा, क्योंकि इजराइल को दो तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और अब सब लोग इजराइल से लड़ चुके हैं, उनके पास अपने अनुभव हैं, उनको पता है कि भाई इजराइल क्या क्या कर सकता है, और इजराइल को भी उनके बारे में पता है। तो सिचुएशन में थोड़ा सा क्या आ गया, ट्विस्ट आ गया। इस बीच में एक बड़ा इलाका ऐसा है जो पूरी दुनिया में उठ खड़ा हुआ है, और वो कह रहा है कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बगदाद में अभी फ्राइडे को नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, यमन में उतरे, जॉर्डन में उतरे, कुवैत जहां पे कभी प्रदर्शन नहीं होते वहां पे उतरे। सऊदी अरब के ऊपर भी वहां के नागरिकों का दबाव है, जबकि सऊदी अरब एकदम अमेरिका का सगा माना जाता है, उसके ऊपर भी दबाव है कि यहां पर भी बगावत हो सकती है। तो लोग खिलाफ ना हो जाएं, इसलिए इन लोगों को, अपने नागरिकों को पेसिफाई करने के लिए अब इजराइल से और अमेरिका से दूरी बनानी पड़ेगी। उधर महमूद अब्बास जो वेस्ट बैंक इजराइल के, माफ कीजिए, फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, वो हमास से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बात के लिए भी उनके अपने फिलिस्तीनी उनसे नाराज हो सकते हैं कि भाई आप जो है वो थोड़ा सा ज्यादा उनको आतंकवादी आप ना कहें कम से कम। तो ये जो स्थिति है ना, इसमें अच्छा अमेरिका जो है वो जॉर्डन वो छोड़ नहीं सकता, सऊदी अरब को बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि सऊदी अरब अभी लंबे समय से बहुत सारे ऑपरेशंस में शामिल था, अभी भारत के साथ जो, और दूसरा डी डॉलराइजेशन की बातें हो रही थी, तमाम सारी नई चीज़ें ऐसी विकसित हो रही थी, ये नया कॉरिडोर बनने वाला था, ये सब चीज़ें लड़खड़ा रही हैं। तो क्या हालात बन रहे हैं? हालात ये बन रहे हैं कि ये युद्ध अगर आगे बढ़ा तो एक तो ये हो सकता है कि हमास का किसी को पता नहीं कि उसने क्या प्लानिंग की है, अच्छे बुरे कुछ भी परिणाम हो सकते हैं। दूसरा ये कि ये युद्ध अगर घुस गए तो लंबा खिंच सकता है, लंबा खिंचेगा तो क्या गाजा पट्टी के लोग उसको लंबे युद्ध को झेल पाएंगे? क्योंकि अफगानिस्तान में तो पहले अमेरिका, पहले रूस और फिर अमेरिका के खिलाफ वो लोग झेल गए, क्योंकि बड़ा देश था, पहाड़ी इलाका था, पाकिस्तान की सुविधा थी घुसने के लिए। यहाँ तो जैसे ही हमला होगा लोग भागने की कोशिश करेंगे, भागेंगे कहाँ? पूरा गाजा पट्टी का सीमा इजराइल से मिली हुई है और वहां पे कांटेदार फेंसिंग है। एक हिस्सा मिलता है नीचे तुर्की से। अब तुर्की में ये लोग अगर जाते हैं तो तुर्की की सरकार के सामने दो समस्याएं, एक बार घुस आए ना भाई साहब तो वापस तो जाएंगे नहीं, क्यों जाएगा वो कन्फ्लिक्ट जोन में, और दूसरा इतनी बड़ा शरणार्थी संकट अगर आ गया तो वहां के लोग भी विरोध करने लगेंगे, क्या बवाल मोल ले लिया आपने, तो उनके पास भागने को भी जगह नहीं है, घेराबंदी की हुई है। और इजराइल कह रहा है कि हम जो है वो पानी बिजली ये सब जो है वो खोलेंगे नहीं, अब तो बंद कर दिया है, जब तक कि हमारे जिन लोगों को बंदी बनाया हुआ उनको छोड़ेंगे नहीं। 150 लोगों को छुड़ाया उसने अभी फिलहाल। तो मामला तगड़ा फंस गया है। अमेरिका के अंदर भी आवाजें उठ रही हैं। बर्नी सैंडर्स जो हैं पहले राष्ट्रपति के उम्मीदवार रह चुके हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि भाई साहब ये ज़्यादा हो रहा है गाजा पट्टी वालों के साथ। पूरी दुनिया कह रही है, सब लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद बुरा है, लेकिन आतंकवाद के लिए
बेकसूरों को सजा देना, बीमारों को सजा देना, बुजुर्गों को सजा देना, बच्चों को सजा देना, ये एकदम गलत है। अभी जो आंकड़े हैं, जो अभी तक हुआ है गाजा के अंदर, उसके कुछ आंकड़े हैं अल जजीरा ने जो निकाले हैं। गाजा की कुल आबादी है 23 लाख, जिसमें से 11 लाख लोगों को कह दिया कि आप माइग्रेट करके बाकी इलाके में पहुंचे, ऊपर वाले आधे के नीचे जाइए। इसमें 47% बच्चे हैं और करीब 17 लाख, 23 लाख आबादी में से 17 लाख लोग शरणार्थी कैंपों में रहते हैं, रेफ्यूजी कैंपों में रहते हैं। पहले से कितनी बुरी हालत में, उन कैंपों के ऊपर बम गिर रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए। अभी तक 13 अक्टूबर तक का ये आंकड़ा है, 22,600 घर तबाह कर दिए गए, रेजिडेंशियल यूनिट हवाई हमले में। 90 स्कूल या दूसरी एजुकेशनल फैसिलिटीज खत्म कर दी गई हैं। 18 पूजा स्थल नष्ट कर दिए गए हैं, जिसमें से 11 मस्जिदें हैं जो पूरी तरह तबाह हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। 19 हेल्थ सेंटर खत्म हो चुके हैं, 20 एम्बुलेंस डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं, 70 इंडस्ट्रियल फैसिलिटी, मतलब सब कुछ उद्योग होंगे, कुछ उनके दफ्तर होंगे, जो भी होगा वो नष्ट कर दिए गए हैं, और 49 मीडिया के दफ्तर भी तबाह कर दिए गए हैं। अब मीडिया भी गाजा से भाग रहा है, तो अब गाजा से रिपोर्टिंग तो आपको मिलेगी नहीं। दूसरा, गाजा में जो मीडिया के लोग थे, हमारे सोर्सेस थे लोगों के, वो सोर्सेस भी अब चूंकि माइग्रेट करेंगे तो यहाँ के जाके जो भी करे इजराइल की सेना, उसकी रिपोर्ट आपको मिल नहीं पाएगी। अभी तक जो मौत के आंकड़े आए हैं उसमें इजराइल में 1300 लोग मरे हैं, 1700 लोग फिलिस्तीन में मरे हैं, और इसी तरह से घायल जो हुए हैं वो 3400 हुए हैं इजराइल में, और फिलिस्तीन में 6388 हुए हैं। ये है मामला पूरा का पूरा। अब आप इस पूरी सिचुएशन के बीच में इस एक जटिलता को समझिए कि अगर हमला नहीं करता इजराइल तो नेतन्याहू को पब्लिक मार डालेगी। अगर हमला करता है, जिसके लिए वो तैयारी कर रहा है, टैंक लगातार उस तरफ जा रहे हैं, वो जो बॉर्डर है उसकी तरफ, तो वहां दूसरी समस्या ये मानवाधिकार वाली खड़ी हो गई, और ये मामला इंटरनेशनल समस्या बन सकता है। ये दिक्कत है। अगर सऊदी अरेबिया और दूसरे देशों पर बात आई तो अमेरिका भी लंबे समय तक इजराइल का साथ नहीं दे पाएगा, उसको भी मानवाधिकार की बातें करनी पड़ेगी। हालांकि अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया जानती है। और उधर हिजबुल्लाह बैठा हुआ है, और वो उनका राष्ट्रीय संकल्प है, उनको तबाह कर दिया, खंडर बना दिया उनको, लेबनान को, लंबे समय तक। वो उधर से गुस्से में, सीरिया से भी कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये पूरा मामला ऐसा गड़बड़ाया हुआ है जिसमें अगर वो कह रहे हैं कि हम नक्शा बदल देंगे, पूरा ये कर देंगे, तो वो हो सकता है कि गुस्से में उस वक्त का बयान हो, लेकिन विवेकपूर्ण तरीके से सोचा जाए तो ये आसान काम नहीं लगता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये अभी सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं गाजा की, लेकिन जब गाजा में प्रवेश करेंगे, अगर किया, असली रुख तब पता चलेगा। उनके पास टनल्स हैं, टनल्स के अंदर तरह तरह के सरप्राइज करने वाले हथियार हैं, और बाएं वाले घर में आप घुस रहे हो, जो सर के ऊपर वाला घर है, वो बैठा हुआ है वहां पे 1 लाख गाइडेड मिसाइल लेकर। जो भी आपका आयरन डोम है, ये है, वो सब चीजें हैं, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा, अब आयरन डोम का तो सब हकीकत सामने आ गई है। मामला ऐसा उलझ गया है कि जिसके अंदर अब जो भविष्य दिख रहा है वो कत्लो गारत से भरा हुआ दिख रहा है, और इसमें जाहिर बात है ज़्यादातर बेकसूर ही मारे जाएंगे, क्योंकि वहाँ जो बैठे हुए हैं इजराइल में, राजधानी में, नेता लोग, उनका तो कुछ बिगड़ना नहीं, और हमास वाले जो हैं वो तो अपनी बंकरों में यहाँ वहाँ जहाँ होंगे वहाँ से अपना ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग उस धरती पे भी ना हो, लेकिन सेना की गोलियां आम लोगों पे चलेंगी, और गोली चलने के लिए जो बहाने चाहिए वो सोशल मीडिया पे रोज़ रोज़ वीडियो के तौर पे आपके सामने आ रहे हैं। बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो शुरू में आए, आपका खून खोला उनको देखकर, अब वो मीडिया से गायब है, उनका फैक्ट चेक भी नहीं हुआ है।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप ताज़ा स्थिति जो है वहाँ की वो समझ पाए होंगे। और स्थिति बहुत गड़बड़ है और उसको लेकर गुस्सा पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मासूमों के ऊपर कोई भी सेना अगर जुल्म करे तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। नमस्कार, जय हिंद।